नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम घटनाचक्र के 2020 के वार्षिक संकलन का, करंट क्यूज का, राष्ट्रीय घटनाक्रम का दूसरा भाग देखेंगे। पहला भाग में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था। उसके बाद दूसरा भाग में 50 से आगे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए पार्ट वाइज में मैं बताते चल रहा हूँ। घटनाचक्र के द्वारा यह एक वर्ष का करंट अफेयर काफ़ी अच्छा बुक है और इसमें जितना भी प्रश्न दिए गए हैं टू द पॉइंट अप्रोच के साथ सभी दिए गए हैं। पहले राष्ट्रीय भाग को बताऊंगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय और जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते चलूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊँ या दूसरा सीरीज़ को ले आऊँ। अगर जो दोस्त चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में निश्चित पूछा जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, ये सभी एग्जाम में करंट अफेयर निश्चित पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि यह बुक जो है आपको अच्छा लग रहा है और इसका सीरीज मैं आगे बढ़ाऊं या नहीं। आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर तक नल से साफ पीने के पानी पहुंचाने हेतु जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जुलाई 2020 को किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत मणिपुर के 16 जिले के 28,756 परिवारों को घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। परिव्यय राशि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ 3054.58 करोड़ रुपया है। और इसमें विशेष क्या है तो भारत सरकार के जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगाया? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। नागालैंड में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया किसके द्वारा तो मुख्यमंत्री न्यू फ्यू रियो के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा। इसके संदर्भ में क्या है तो कुत्ते के मांस का आयात और व्यापार बेचने पर प्रतिबंध किया गया। निर्णय 30 जुलाई 2020 को किया गया। क्यों तो भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के अपील पर मिजोरम में, नागालैंड से पूर्व जो है मिजोरम में किया गया है मार्च 2020 में, इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में किसके अंतर्गत ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम विद्यादान 2.0 के बारे में। शुभारंभ करता तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो वर्तमान में केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री हैं। कब किया गया? 22 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों, विद्यालयों और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में इस शिक्षण सामग्री की बढ़ती हुई आवश्यकता और डिजिटल शिक्षा को पूरा करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। विशेष क्या है तो विद्यादान इस शिक्षण सामग्री के विकास एवं योगदान का एक राष्ट्रीय साझा कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने बहुउद्देशीय परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। पीएफसी और एनबीपीसीएल के बीच एमओयू समझौता ज्ञापन किसके द्वारा किया गया तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। राज्य पूछा जाएगा तो याद रखना है मध्य प्रदेश। पीएफसी क्या है आइए जान लेते हैं। ऊर्जा वित्त निगम पीएफसी जो भारत की एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। एनबीपीसीएल क्या है तो मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड है। समझौता जो हुआ उसके तहत क्या है तो मध्य प्रदेश में पीएफसी द्वारा कुल 22,000 करोड़ रुपये की लागत से 225 मेगावाट वाली पनबिजली परियोजना को 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वित्त पोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान का अपना वाहन। आइए जान लेते हैं इसके टैगलाइन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन सभी के बारे में। किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कब? तो याद रखना है आपको 17 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। मोबाइल ऐप का जो टैगलाइन है किसान रथ का, किसान का अपना वाहन, विकासकर्ता तो सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना। किसान रथ ऐप पूरे भारत में उपयोग करने के लिए 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है, पर्यटन मंत्रालय ने किस तिथि को वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत की? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2020 को। आइए जान लेते हैं देखो अपना देश वेबिनार की शुरुआत के बारे में। उद्घाटन किया तो प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय कृषि एवं संस्कृति राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में है। वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश, इसका उद्देश्य क्या है? तो वेबिनार के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी विस्तृत जानकारी प्रदान करना। प्रथम वेबिनार का शीर्षक सिटी ऑफ सिटीज द लार्ज पर्सनल डायरी है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें कितने को यूनेस्को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। आइए जान लेते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची के बारे में। यह मान्यता प्राप्त कितने संख्या में है? तो 13 में है। सूची जारी किया गया किसके द्वारा? तो प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में विविध राज्यों की अमूर्तिक जितना भी सांस्कृतिक परंपराओं को बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। विशेष इसमें क्या है? तो यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का एक भाग है। इसका विशेषता यह है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के लिए सांसद निधि योजना को स्थगित करने का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया। और यह निर्णय कब से प्रभावी होगा? तो 1 अप्रैल 2020 से किया गया। इसकी अवधि 2 वर्ष 2020 से 21 और 21 से 22 है। योजना स्थगित क्यों की गई? तो कोरोना वायरस से निपटने हेतु वित्तीय फंड जुटाने के लिए। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 23 दिसंबर 1993 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरू कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल 2020 को। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुभारंभ कब की गई थी? तो 10 अप्रैल 2020 को। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। देश भर में बौद्धिक लोगों से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने का सुझाव दिया गया। इसमें अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2020 को। इसमें विशेष क्या है? तो इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को जोड़ा जाएगा। इसका विशेष लक्ष्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है, मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवा ऑफ कर्नाटक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। आइए जान लेते हैं मैसूर क्राफ्ट कारवा ऑफ कर्नाटक के बारे में। यह क्या है? तो मैसूर के सदियों से पुराने शिल्पों का आयोजन है। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखना है आपको, पर्यटन मंत्रालय। इस श्रृंखला के तहत देखो अपना देश के तहत किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करना एवं पर्यटकों को आगंतुकों को इसका अनुभव कराना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट है 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर में जोड़े जाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ेंगे। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC किया जाएगा। और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2020 को अहमदाबाद से इसकी शुभारंभ किया था। कौन कौन से 5 राज्य जुड़े जाएंगे? अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दमन व दीव, 5 राज्य इसमें और केंद्र शासित प्रदेश जुड़े जाएंगे। 1 अगस्त 2020 तक कुल शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको याद रखना है 24। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न निश्चित आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश के आधार पर सरकार ने सीमा और संरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी DB सेटकर समिति। आइए जान लेते हैं DB सेटकर समिति के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है और गठन किस लिए किया गया? रक्षा व्यय के पुनर्संतुलन और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने हेतु इसमें उपायों और NCC के पुनर्गठन सिफारिश हेतु इसका उद्देश्य रखा गया। 11 समिति सदस्यीय का गठन किया गया 2016 में। इसमें कुछ जो है सिफारिश किया गया है, आइए जान लेते हैं। इस समिति में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेटिक कॉन्ट्रैक्ट यानी EPC मोड को अपनाना अनिवार्य किया गया है। घरेलू और विदेशी खरीद के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRD का अधिकार अब 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना। सड़कों के निर्माण में तेजी लाना और भूमि अधिग्रहण एवं वन एवं पर्यावरण की वैधानिक स्वीकृति को विस्तृत परियोजना यानी DPR को मंजूरी का हिस्सा बनाया गया है। सरकार द्वारा वर्तमान स्वीकृति जो किया गया 18 मई 2020 को किया गया। नेक्स्ट है मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गोल्ड पोर्टल का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गोल्ड पोर्टल का शुभारंभ किया गया। स्थल याद रखना है नई दिल्ली। किसके माध्यम से? तो वेबिनार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सेमिनार किया गया। शुभारंभकर्ता तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा। आपको याद रखना है मंत्रालय तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसमें साझेदार कौन था? तो फेसबुक। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी युवाओं और महिलाओं को जीवन को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच प्रदान करना, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना और वह आदिवासी युवाओं को डिजिटल मंचों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना। इसका लक्ष्य रखा गया है 5000 युवा आदिवासी उद्यमी कारीगर और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता के कार्यक्रम में विषय के तहत इनको प्रशिक्षण करना। नेक्स्ट है मार्च 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कॉन्टेक्ट की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा कॉन्टेक्ट का शुरुआत किया गया। आइए जान लेते हैं राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र कॉन्टेक्ट के बारे में। शुभारंभकर्ता तो डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। संबंधित मंत्रालय तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। कॉन्टेक्ट क्या है? तो एक टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसमें 19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर होगा और इसके संचालनकर्ता कौन होगा? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोत्तम उपचार सुलभ कराना। लक्ष्य रखा गया है देश भर में चिकित्सकों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है 1 मई 2020 को भारत के कितने राज्यों की मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। आइए जान लेते हैं ई-नाम के बारे में। किसके द्वारा जारी किया गया? तो संबंधित मंत्रालय आपको याद रखना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ई-नाम क्या है? तो देश भर में मंडियों को स्वीकृत करने हेतु एक पहल है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक बाजार। इसमें कुल कितने शामिल राज्य है? तो याद रखना है 7। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 7 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। कुल नई मंडी जिस इसमें है 200 है
और किस राज्य में सर्वाधिक मंडी शामिल किया गया है? राजस्थान में 94। नई मंडियों सहित कुल मंडियों की संख्या इसमें हो जाएगा 785। और ई नाम से जुड़ने वाले भारत का पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो कर्नाटक आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किया गया था 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है मई 2020 में NMCG और NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक के तहत आइडिया थॉज का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, नदी प्रबंधन भविष्य के बारे में कौन मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को। आयोजनकर्ता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG और शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान NIUA के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पता लगाना कि कोविड-19 का संकट किस प्रकार से भविष्य के प्रबंधन हेतु सहायक सिद्ध हो सकता है। इसमें विशेष क्या है? तो कोविड-19 में कुछ सकारात्मक घटनाक्रम सामने आए हैं, जिसमें नदियों का स्वच्छ होना, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कमी आदि, ये सभी जो है इसमें विशेष है। नेक्स्ट है 30 मई 2020 को वर्तमान भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AI पोर्टल। आइए जान लेते हैं AI पोर्टल के बारे में। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल एजेंसी, इसके शुभारंभ की तिथि किसके द्वारा किया गया? तो 30 मई 2020 को सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहली वर्षगांठ के अवसर पर किसके द्वारा किया गया? तो रविशंकर प्रसाद, जो वर्तमान में है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT कानून और संचार मंत्री। संबंधित मंत्रालय आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा। पोर्टल का नाम क्या था? तो www.ai.gov.in। इसकी साझेदारी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन पर और IT उद्योग मंत्री के द्वारा। आर्टिफिशियल एजेंसी यानी AI जो है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। इसके जनक याद रखना है जॉन मैकार्थी थे। इसका उदाहरण क्या है? तो रोबोट, स्वचालित कार्य, ये सभी जो है इसका उदाहरण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश के युवा छात्रों को तकनीकी मंच प्रदान करना। और इसमें विशेष क्या है? यह एक इंटेल इंडिया पहल है जो स्कूली छात्रों के बीच AI तकनीक को बढ़ावा देगा। तो ये सभी जो है इसमें विशेष दिए गए हैं। नेक्स्ट है मई 2020 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर BB लाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवरी नामक ई-बुक का विमोचन किया गया। इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्वविद। आइए जान लेते हैं प्रोफेसर BB लाल के बारे में। यह कौन थे और इनके नाम पर क्यों विमोचन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया विमोचन? याद रखना है आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2 मई 2020 को नई दिल्ली में इसके स्थापना किया गया। विमोचन स्थल प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवरी क्या है? तो यह प्रोफेसर BB लाल के एक जीवित किंवदंती बुक है। यह कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के बड़ौदा जिले में 2 मई 1921 को हुआ था। वर्ष 2000 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1968 से 72 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक रहे हैं। नेक्स्ट है मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 के बारे में जान लेते हैं। यह 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में। इसमें 16 महिलाओं को प्रदान किया गया, जिनका नाम निम्नलिखित में है। नाम यहाँ पे रखूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा पीरियड वीडियो का। इसकी स्थापना किया गया पुरस्कार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण योगदान और विशिष्ट कार्य को मान्यता देना। इस पुरस्कार में तिथि किया गया 8 मार्च को। नेक्स्ट है मई 2020 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी 2019 से 20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन में तीसरे अनुमान के अनुसार देश के कुल उत्पादन में कितने मिलियन टन का अनुमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
295.67 मिलियन टन, इतना अनुमान है देश के कुल का। आइए जान लेते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन का अग्रिम 2019 के 20 का जारीकर्ता कौन था। तो कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग के द्वारा। मंत्रालय याद रखना है कृषि कल्याण मंत्रालय। इसमें चावल गेहूं दोनों को मिलाकर 295.67 मिलियन टन है, जिसमें तिलहन उत्पादन कितना है तो 33.5 मिलियन टन। इसमें सभी आ जाएगा, तिलहन में, गन्ना में और कपास, इन सभी का यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र की अध्यक्ष जो तिजानी मोहम्मद बंदे ने की। गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुभारंभ कब किया? 30 जून 2020 को। आइए जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र गरीबी उन्मूलन के बारे में। इसमें भारत शामिल हुआ संस्थापक सदस्य के रूप में 2020 में जून में, और गरीबी उन्मूलन का गठन किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका लक्ष्य रखा गया है कोरोना वायरस महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु, ध्यान इस पर केंद्रित करना। और गठबंधन के औपचारिक शुभारंभ किया गया 30 जून 2020 को महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष किसने किया तो तिजानी मोहम्मद बंदरे के द्वारा। इसमें विशेष क्या है, यह गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार एवं सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरों के विषय में जागरूकता पैदा करने हेतु सदस्य देशों को मंच मुहैया करेगा। इसमें यह विशेष किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेश देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है ब्रिटेन का दूसरा निवेश देश बन गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन का प्रथम निवेशक देश याद रखना है आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और दूसरा जो है इसमें बना द्वितीय भारत। भारत के बाद तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर कौन कौन है? जर्मनी, फ्रांस और चीन है। इसमें विशेष क्या है तो भारत द्वारा ब्रिटेन के 120 प्रोजेक्ट में निवेश करके 5,429 नए रोजगार सृजित किए गए। नेक्स्ट है 25 जून 2020 को किस राज्य के हरिता हरम कार्यक्रम का छठा चरण शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। हरिता हरम कार्यक्रम का छठा चरण किया गया किसके द्वारा तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा चंद्रशेखर राव ने यह शुरू किया। मेडक के जिले नरसापुर वन क्षेत्र के काले बेर के निरेडू पौधा लाकर, और इस कार्यक्रम के छठे चरण के तहत लक्ष्य रखा गया है राज्य भर में 30 करोड़ पौधों को रोपण करना। नरसापुर शहरी वन उद्यान जो है 636 एकड़ में है, और हरिता हरम कार्यक्रम जो है तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक रूप से इसका कार्यक्रम शुरू किया गया। 30 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 25 जून 2020 को लघु, मध्यम और बड़े स्तर पर उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा उद्योग अधिनियम में संशोधन किया गया किसके द्वारा तो कर्नाटक उद्योग अधिनियम 2002 में कौन सा राज्य किया तो कर्नाटक के द्वारा किया गया। इस अधिनियम में क्या उद्देश्य है तो राज्य में एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना, और संशोधन में प्रावधान क्या है, संशोधित अधिनियम के तहत मध्यम, लघु और पहले से 3 वर्षों के लिए किसी भी वैधानिक मंजूरी को प्रतीक्षा किए बिना निर्माण शुरू कर सकते हैं। इसमें विशेष क्या है तो वर्तमान में राजस्थान और गुजरात देश के ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने केवल लघु उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधित किया है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम भारत में टेसर गन प्राप्त किया गया, और यह क्या है तो एक गैर घातक रक्षा हथियार है। इसे सर्वप्रथम 1993 में प्रदर्शित किया गया था। यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक हथियार है जिसके लगने पर कुछ मिनट के लिए व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इससे व्यक्ति न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रसित हो जाता है। इसमें विशेष क्या है तो टेसर गन का प्रयोग यूके, अमेरिका जैसे देशों की पुलिस के द्वारा किया जाता है, और इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिसूचित किया गया? 101। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं।
यह सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2008 से 29 फरवरी 2020 तक 101 विशेष आर्थिक क्षेत्र को अधिसूचित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। प्रथम SEZ कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र को किया गया 1965 में। इसमें विशेष क्या है? तो सेज की स्थापना संबंधी नीति के अध्यक्ष के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी और समिति ने सेज नीति को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मानक के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया था। तो इस समय विशेष इसमें दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत की नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना CDRI द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सह अध्यक्ष बना? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। आइए जान लेते हैं आपदा प्रौद्योगिकी प्रतिरोधी संरचना के लिए संगठन यानी CDRI का गठन जो किया गया, किसके द्वारा स्थापना किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च नीति का निर्माण किया गया। गवर्निंग काउंसिलिंग के द्वारा सह अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष रोटेशन द्वारा नामित किया जाता है। इसमें विशेष क्या है? तो कोविड-19 से महामारी के कारण UK के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के लिए राज्य सचिव आलोक शर्मा वीडियो लिंक के लिए दूरस्थ रूप से इसमें भाग लिए, जो UN जलवायु परिवर्तन मंत्री के सम्मेलन के रूप में अध्यक्ष 2020 में है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 120वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जान लीजिए। जारीकर्ता द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन के द्वारा 126वां संस्करण है। 186 इसमें देश शामिल हुए, जिसमें भारत को 120वां मिला। प्रथम 4 देश सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अंतिम 4 देश जिसमें उत्तर कोरिया 180वां स्थान, वेनेजुएला 169वां, क्यूबा 178 और इरिट्रिया 177। 4 स्तंभ इसमें निर्धारित किया जाता है सूचकांक के आधार का: कानून का नियम, सरकार का आकार और नियामक प्रभाव एवं खुला बाजार, ये 4 स्तंभ। भारत के पड़ोसी देशों का विवरता दिया गया है, जिसमें श्रीलंका 112, बांग्लादेश 122, पाकिस्तान 135, अफगानिस्तान 136, नेपाल 139 और चीन का 103वां स्थान है। इसमें विशेष क्या है? तो 186 देशों में से 6 देशों का वरीयता प्रदान नहीं किया गया। इराक, यमन, सोमालिया, सीरिया, लीबिया और लिंचेस्टीन को, इन सभी को वरीयता 6 देशों को प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीक्रम के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने महीने तक विस्तार की स्वीकृति की? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने को। OBC के उप श्रेणीक्रम के परीक्षण के लिए गठित का विस्तार किया गया 6 महीने की अवधि के लिए 24 जून 2020 को। आइए जान लेते हैं स्वीकृति प्रदान किसके द्वारा किया गया और किस क्षेत्र में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। OBC उप श्रेणीक्रम आयोग 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष श्रीमती G रोहिणी, जो पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इसमें विशेष क्या है? तो OBC की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केंद्र सरकार ने पदों पर नियुक्त और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में OBC के लिए आरक्षण योजना कोई खास लाभ नहीं है, उनको आयोग की सिफारिश के आधार पर इसमें लाभ का अनुमान मिलने लगा है। तो मैंने इसमें 159 प्रश्न है जो राष्ट्रीय घटना में है, इसमें मैं 80 तक ही यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, देखने में भी असुविधा होगा और बोलने में मुझे असुविधा हो रहा है। तो मैं 80 प्रश्नों तक यहाँ तक स्टॉप करता हूँ। अगले भाग में फिर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें, दोस्तों के ग्रुपों में इसको शेयर कर दे ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और कमेंट में बताएं कि यह सीरीज आपको अच्छा लग रहा है या ना, आगे इसको मैं विस्तार करके बढ़ाऊँ या दूसरा सीरीज लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।